नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एनएफ न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी सरकार अब एक बहुत बड़ा संशोधन वाला बिल लाने जा रही है, जिसको लेकर कट्टरपंथी अब परेशानी में है, क्योंकि तैयारी है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का, और जिसे पेश बहुत जल्द किया जाएगा और हो सकता है कि 5 अगस्त यानी कल ही ये बिल पेश कर दिया जाए। इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। कट्टरपंथी कह रहे हैं कि ये बिल नहीं आना चाहिए, तो वहीं तमाम बयान ऐसे भी आ रहे हैं कि बहुत जरूरी हो गया है वक्फ बोर्ड पर संशोधित बिल लाने के, क्योंकि वक्फ बोर्ड अपनी मनमर्जी कर रहा है, जहां मन करता है वहां दावा कर देता है अपनी जमीन का। और यकीन जानिए कि इस देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्तियां हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सबसे ज्यादा संपत्ति है, आधा पंजाब वक्फ बोर्ड की जमीन पर बसा है, ऐसा वक्फ बोर्ड दावा करता है। और तमाम ऐसी बड़ी इमारतें, बड़ी जगह, रेलवे ट्रैक हैं जिस पर वक्फ बोर्ड दावा करता है कि वो उनकी जमीन पर है। इसीलिए अब बहुत जरूरी हो गया है कि वक्फ बोर्ड के संशोधन वाला बिल लाया जाए, और इसीलिए मोदी सरकार की तैयारी पूरी हो चुकी है। और अब वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि बारी आ चुकी है और उस पर एक्शन लेने की तैयारी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट नाजिया इलाही खान जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। और जिस तरीके से नाजिया जी, वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चाएं आज से नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में एक लंबे वक्त से रहा है, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि बहुत जरूरी है बिल लाया जाए, वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसा जाए, मनमानी अब नहीं चलने देना चाहिए? रोहित जी, देश को पता है इस बारे में कि पिछले 5 साल से कंटिन्यू मैं वक्फ बोर्ड की कुरीतियों और दुर्नीतियों पर बात करती चली आ रही हूँ। मैंने वक्फ बोर्ड का नाम लैंड माफिया पर रखा हुआ था, जिस पर कई बार मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणियां भी की गई हैं। मैंने वक्फ बोर्ड के लिए राष्ट्रपति जी को एक चिट्ठी भी लिखी थी कि इसको अबॉलिश किया जाए, खत्म किया जाए, बैनिश किया जाए और इस देश से इरेज कर दिया जाए। 5 अगस्त हमेशा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जब से मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत की भूमि पर सरकार चली है। 5 अगस्त 2019 को अगर हम देखते हैं तो 370 खत्म हुआ था। 5 अगस्त 2020 अगर देखते हैं तो भूमि पूजन हुआ था राम मंदिर का, और 5 अगस्त 2024 देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये वक्फ बोर्ड लैंड माफिया के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ तो गिरने वाला है ही है। चले, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम 40 अमेंडमेंट, और ऐसे अमेंडमेंट जिसमें जो ये जो हटगर्मी के प्रावधान थे, जो इसमें एक तरफा सब कुछ करने के जो रास्ते खोल करके कांग्रेस ने रखे हुए थे, उसको तो एटलीस्ट रोक लगाया जाएगा। मैं स्टार्ट करना चाहूंगी रोहित जी आपके साथ 1931 से। बड़ी आश्चर्य होती है, मैं खुद मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे बड़ा बड़ा दुख होता है कि आकर ब्रिटिश और जिन्ना की सारी चीजों को मुसलमान इतने दिल से क्यों मानता और चाहता है। 1936 के शरिया लॉ को मनवाने की जिद आज भी मुसलमान इस भारत में कर रहा है और करता रहता है, और शरिया सभा हमेशा गाहे बगाए हम देख भी लेते हैं कि कहीं ना कहीं होता रहता है। उसी तरीके से 1931 में ब्रिटिश के हाथों से इस्टेब्लिश हुआ ये लैंड माफिया 1954 में वक्फ बोर्ड के नाम से उजागर हुआ, और कहीं ना कहीं गांधी परिवार के नेतृत्व में 1954 और 1955 में इसको इतने सारे प्रावधान दे दिए गए और इतना मजबूत कर दिया गया कि सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छाती पर चढ़ करके ये इस भारत की भूमि को भी अपना वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी मनवाने को तैयार हो जाता है। देश की जनता को ये भी पता है कि रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है, और उसके बाद आर्मी की प्रॉपर्टी आती है। बिल्कुल नाजी जी, लेकिन अगर संशोधन वाला बिल आ गया, 40 संशोधन है, इसके बाद कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जो ताकत है, जमीन हड़पने का जो उनका आइडिया है, वो तो खत्म हो जाएगा और वक्फ बोर्ड कंगाल हो जाएगा, पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आंकड़ों को समझने की जरूरत होगी रोहित जी। द वक्फ बोर्ड इज द 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डर हमारी भारत की भूमि पर। लैंड ओन्ड बाय फोर्स्ड
मतलब जोर जबरदस्ती हड़प किया हुआ आंकड़ा 17.99 लाख एकड़ जमीन, 7280.29 स्क्वायर किलोमीटर, ये हड़प किया हुआ है फोर्सिबली, डरा के, धमका करके, रुला करके ये हड़प किया हुआ है। लैंड ओन्ड बाय रेलवेज, रेलवे का हड़पा हुआ जमीन का आंकड़ा सुनिए, 12.09 लाख एकड़, 4860 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद फिर लैंड ओन्ड बाय वक्फ, जो नेहरू जी के जमाने से 8 लाख एकड़। अब आप सोचिए कि कई ऐसी खाड़ियां हैं, कई ऐसे अर्बन हैं, कई ऐसे ग्राम हैं जिसको पूरा का पूरा हरा हरा एक बोर्ड लगाता है और कहता है ये तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। पूरे भारत में 9.4 लाख एकड़ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है और अरबों खरबों रुपए रेवेन्यू के आते हैं, अरबों खरबों रुपए इस संपत्ति के हैं। फिर भी हर रोज चैनल पर, अलग अलग चैनलों पर छाती पीटते हुए दाढ़ी टोपी वाले नजर आते हैं तो मुसलमान भूखे मर रहे हैं, मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं है, मुसलमान शिक्षित कहां से होंगे। तो जो वक्फ बोर्ड 1931 में और 1954 में ब्रिटिश, जिन्ना और नेहरू के दम पर ये बनाया गया है, वो तो मुसलमान सोशल वेलफेयर के लिए बनाया गया था। तो फिर मुसलमान भूखा और नंगा कैसे रह गया और अशिक्षित कैसे रह गया। अब इसके और भी मैं आंकड़े खोलूंगी, आप अपने सवाल को पूछिए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि आप आंकड़ों के साथ ही बताइएगा। हाल ये हो चुका है कि आपका हर तीसरा कदम वक्फ बोर्ड की जमीन पर पड़ रहा है इस देश में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पड़ रहा है। अब देखिए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, और इसके साथ नाजिर जी ये भी समझाएगा कि कुछ ही लोग जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति, चलिए आपने दावा कर दिया कि ये रेलवे ट्रैक हमारे संपत्ति पर है, आधा पंजाब हमने बसा रखा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो कुछ ही लोग क्यों अमीर हुए हैं? आम मुसलमान, पसमानदा मुसलमान या फिर कहीं कुरैशी, कहीं नावेद क्यों नहीं अमीर हो पाया, जो आज भी ठेला लगा रहा है, अंडा बेच रहा है, नाम लिखने से डर रहा है? मैं रिक्वेस्ट करूंगी रोहित जी, विदाउट इंटरप्शन में सारे आंकड़े आपको दे डालती हूँ, ठीक है? बिल्कुल। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड जब ये बना था तो किन प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड हैंडल करना था। दरगाह, कब्रिस्तान, मजार, मस्जिद, इमाम बाड़े और मदरसे, इनको वक्फ बोर्ड को हैंडल करना था। अब आप सोचिए कि 1947 में कितनी मसाजिद थे देश में और आज 7 लाख से ऊपर है। 1947 में कितने मदरसे हैं, आज लाखों से ऊपर है। 1947 में कितने मजार थे, कितने पीर मुर्शिद मरे थे और अब कितने मजार बन चुके हैं। 1947 में कितने इमाम बाड़े थे और अब कितने इमाम बाड़े नए नए पैदा हो चुके हैं। तो इससे समझ में आता है कि ये मुसलमान समुदाय की एक स्ट्रैटेजिकली साजिश है कि हमें कैसे कैसे जमीन हड़प करनी है और इस्लामिक सेंटिमेंट पर और मजहब के सेंटिमेंट पर कैसे कैसे हमें इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर लैंड माफिया का कारोबार चलाना है। आप बार बार उत्तर प्रदेश और पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं आपको 28 स्टेट का आंकड़ा देती हूँ, आंखें फट जाएंगी व्यूअर्स की भी और आपकी भी। अच्छा, वक्फ बोर्ड को पहले मैं ये बता दूं कि ये जो कहते हैं ना कि हम 20 करोड़ की आबादी वाले हैं, महमूद मदनी, अवैसी, ये जो कहते हैं, इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड भी है और शिया वक्फ बोर्ड भी है। और वहीं से स्टार्ट करती हूँ। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,99,701 प्रॉपर्टी है। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पास 1506 प्रॉपर्टी है। उत्तराखंड में 5,317 प्रॉपर्टी है। वेस्ट बंगाल में 80,480 प्रॉपर्टी है। तेलंगाना में 61,567 प्रॉपर्टी है। त्रिपुरा में 26,043 प्रॉपर्टी है। तमिलनाडु में 60,223 प्रॉपर्टी है। आंध्र प्रदेश में 1,07,800 प्रॉपर्टी है। आसाम में 1,616 प्रॉपर्टी है। बिहार में 1,672 प्रॉपर्टी है। बिहार शिया का बताया मैंने। बिहार सुन्नी 64,080 प्रॉपर्टी है। उसके बाद आ जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे।
32,506 प्रॉपर्टी, कर्नाटका में 58,578 प्रॉपर्टी, केरला में 59,019 प्रॉपर्टी, मध्य प्रदेश में 31,342 प्रॉपर्टी, महाराष्ट्र में 31,716 प्रॉपर्टी, मणिपुर में 9066 प्रॉपर्टी, पंजाब में 58,608 प्रॉपर्टी, राजस्थान में 24,774 प्रॉपर्टी। पूरे देश का खाका आपने निकाल कर रख दिया। अब कुछ आंकड़ों के जरिए बता देते हैं कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड संपत्तियां बनाता गया और किनका किनका हाथ रहा। तो कुछ आंकड़े दिखाते हैं आपको, फिर चर्चा बढ़ाते हैं। वक्फ बोर्डों के उस अधिकार पर लगाम लगेगी जिसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करता है। 1954 में पंडित नेहरू ने वक्फ अधिनियम पारित कर इसका केंद्रीकरण किया। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। इसके अनुसार वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो उसे उसकी संपत्ति माना जाएगा। 2013 में ठीक लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का चरित्र फिर दिखा और कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन करके वक्फ बोर्डों को और ज्यादा ताकत और अधिकार दे दिए। वक्फ बोर्ड के खिलाफ सिर्फ उन्हीं के ट्रिब्यूनल में सुनवाई होगी और किसी अदालत में सुनवाई नहीं होगी। और इसके बाद देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे अधिक जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, मतलब देश में तीसरे नंबर पर है वक्फ बोर्ड जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। 2013 तक वक्फ बोर्ड के पास 7 लाख एकड़ जमीनें थी जिससे हर साल करोड़ों रुपए का राजस्व आता था। और आधा पंजाब वक्फ बोर्ड की जमीन पर बसा है। वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक जमीनें उत्तर प्रदेश में हैं। और इसके अलावा जो जानकारियां अभी नाजिया जी ने दी तमाम राज्यों की वो भी आपने सुन ली। लेकिन नाजिया जी 2014 का चुनाव होता है, हालांकि 54 से ही नेहरू जी मेहरबान थे वक्फ बोर्ड पर, फिर 95 में नरसिम्हा राव ने असीम ताकत दे दी। लेकिन 2013 से 14 के चुनाव से ठीक पहले इतनी ताकत दे दी गई कि ट्रिब्यूनल में सुनवाई होगी, वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई अदालत नहीं जा सकता। कांग्रेस इतना क्यों मेहरबान रही? नहीं, 2013 के इस संशोधन के बाद तो 2014 के लोकसभा इलेक्शन के 4 दिन पहले 123 भारत की बड़ी प्रॉपर्टीज सोनिया एंटोनियो जी ने, मनमोहन जो यासीन मलिक के साथ दस्तरखान पे बैठते थे और राहुल गांधी जी जो अजमेर शरीफ जाते हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड को 123 भारत की बड़ी प्रॉपर्टी तोहफा दिया था लोकसभा इलेक्शन के 4 दिन पहले। और जब बाकी पार्टीज उठ करके इलेक्शन कमीशन के पास गई थी तो इलेक्शन कमीशन ने उसको नल एंड वॉइड किया था। और आज भी वो केस सर्वोच्च न्यायपालिका में इस 123 प्रॉपर्टी पर चल रहा है। अब आती है बात कि वक्फ बोर्ड को इतना ज्यादा सिक्योर किया कांग्रेस ने, तो ट्रिब्यूनल भी आपका होगा, कोर्ट भी आपका होगा, एडवोकेट भी आपके होंगे, जज भी आपका होगा और जजमेंट भी आपका होगा। ठीक है। अब अगर किसी संपत्ति को वक्फ बोर्ड हड़प कर लेता है तो वो किताब लेकर के, मैं वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट लेकर के बैठी हूँ, कुछ सेक्शंस भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये अरबी में है तो समझ में नहीं आएगा आपको या व्यूअर्स को समझ में नहीं आएगा। अब किसी संपत्ति पर अगर वक्फ बोर्ड कह देता है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो आप किसी सिविल कोर्ट में या किसी और कोर्ट में नहीं जा करके पहले आपको वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल पे जाना पड़ेगा, जिसमें वक्फ बोर्ड एक ब्लूप्रिंट आपको दिखाएगा और एक फैमिली ट्री आपको दिखाएगा। वो फैमिली ट्री मुगल आक्रांताओं की होगी और उसमें मुगल आक्रांताओं के मूवमेंट को वक्फ बोर्ड दिखाएगा कि देखो अकबर, बाबर, औरंगजेब यहाँ से गुजरा था, तो आपका ये स्टूडियो जो है ये मेरा हो जाता है क्योंकि औरंगजेब यहाँ से गुजरा था, क्योंकि खिलजी यहाँ से गुजरा था, इसलिए ये आपका स्टूडियो मेरा हो जाता है। ठीक है। अब आती है बात कि हम वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी एक्ट 1995 में चले जाते हैं। ठीक है। ये उसकी किताब है जो अरबी में है, आपको दिख रहा होगा, अरबी में है। इसको मैं बताती हूँ आपको, कोई भी जो सेक्शन में पढ़ने जा रही हूँ कोई भी रिसर्च मार सकता है। सेक्शन 104B 104B क्लॉज 6 चैप्टर 9, इसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड अपना स्टैंप अगर किसी सरकारी प्रॉपर्टी पर भी लगा देता है, जबकि सरकार ने उस प्रॉपर्टी पर फ्लाईओवर बनाने के लिए या किसी भी चीज के लिए रखा हो, पर वक्फ बोर्ड अगर अपना बोर्ड लगा देता है
तो सरकार को वो प्रॉपर्टी विद इन 6 मंथ वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली को रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को रिटर्न नहीं करता है तो फिर सरकार को बैठना पड़ेगा झुक करके वक्फ बोर्ड के पास और उसका मुआवजा देना पड़ेगा और हर महीने रेंट देना पड़ेगा। मैं उसका रेफरेंस आपको बता देती हूँ। हालिया में असदुद्दीन अवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा था कि मुसलमानों ने इस देश के लिए बहुत काम किया है, हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है वो तो वक्फ बोर्ड के ऊपर बना हुआ है। याद आया आपको वो स्पीच? बिल्कुल बिल्कुल। और रेफरेंस आपको याद दिलाती हूँ कि इसी लोकसभा इलेक्शन से कुछ महीने पहले हैदराबाद में एक 5 स्टार होटल था। उस होटल में वक्फ बोर्ड ने अपना बोर्ड लगा दिया। वो बेचारे को जजमेंट 2023 में मिला सर्वोच्च न्यायपालिका के इंटरवीन करने के बाद कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपना वक्फ बोर्ड का बोर्ड नहीं लगा सकते, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इस आदमी का है, आप हड़प नहीं कर सकते, ये वक्फ बोर्ड ने कहा। अब आते हैं चैप्टर 5 वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी एक्ट 1995 के चैप्टर 5 के सेक्शन 40 में आते हैं, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड को ये एम्पावर किया गया, इतनी पावर दी गई कि वो जब चाहे, जहां चाहे, जिसका चाहे वो संपत्ति हड़प कर सकता है और विदाउट एनी एक्सक्यूज और विदाउट एनी प्रूफ। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नरसिम्हा ने एक जजमेंट दिया है 16 मई 2024 को, जिसमें ये कहा है कि वक्फ बोर्ड तुम ऐसे किसी की संपत्ति ले नहीं सकते, सारे तथ्य के आधार रखने पड़ेंगे और दोनों तरफ की बातों को हम बखूबी सुनेंगे और जिसका रजिस्ट्रेशन और जिसकी डील होगी हम उसी को वो संपत्ति देंगे। आखिर क्यों आना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, ये बात क्यों बोलनी पड़ी? क्योंकि जो लोग, मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ क्योंकि जो लोग आज से छाती पीटना स्टार्ट किए हैं वो पहले अपने डिबेट को स्टार्ट करते हैं कि देश संविधान से चलेगा, सर्वोच्च न्यायपालिका से चलेगा। अब आता है कि रिसेंटली तमिलनाडु के, मैं ज्यादा दिन की बात नहीं बता रही हूँ, 2021 की बात बता रही हूँ। रिसेंटली तमिलनाडु के एक किसान को अपनी बेटी का विवाह करना था। वो अपने खेत को बेचने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस गया कि मुझे प्रॉपर्टी की जमीन का पेपर दे दीजिए। वो रजिस्ट्रार ऑफिस में पता चलता है कि वो किसान का खेत ऑलरेडी वक्फ बोर्ड हड़प कर चुका है। उस किसान की बेटी की शादी 7 साल डिनाई हुई और तब जा करके उसको वो जमीन वापस मिली। फिर मैं याद दिलाती हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मस्जिद थी, उस मस्जिद पे वक्फ बोर्ड ने अपना बोर्ड लगाया था और कहा था कि ये मेरी संपत्ति है। अब इसकी स्ट्रैटेजी खोलने पर मैं आ रही हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। जब वो समझ गया कि सुप्रीम कोर्ट अब मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर की मस्जिद की प्रॉपर्टी नहीं देगा, तो वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी लगाई सुप्रीम कोर्ट को और कहा कि ऑल्टरनेट में एक जमीन दे दीजिए ना हमें। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाकर के आप इलाहाबाद कोर्ट को कहिए कि ऑल्टरनेट में जमीन दिया जाए। अब आपको अब व्यूअर्स को ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये डिस्प्यूट क्यों करते हैं, ये कोर्ट क्यों जाते हैं, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे जमायतुल उलमाए हिंद हो। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले बहुत लंबा एक जंग लड़ा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। ऑल्टरनेट में क्या मिला? 27 एकड़ जमीन मिली। ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि इलाहाबाद कोर्ट से आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको ऑल्टरनेट में जमीन मिल जाए। उसके बाद ज्ञानवापी में अभी ये मस्जिद ढूंढ रहे हैं मुसलमान पक्ष। अब क्या करेंगे जब हार जाएंगे तो क्या करेंगे? कहेंगे कि ऑल्टरनेट में हमको जमीन दे दो। और मथुरा में भी वही करेंगे। हाँ, भोजशाला में भी ये वही करेंगे, ताजमहल में भी यही वही करेंगे, कुतुब मीनार में भी ये वही करेंगे, ऑल्टरनेट में जमीन लेने की कोशिश करेंगे। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है। मुझे देश और दुनिया और जितने भी मुसलमान समुदाय के ठेकेदार हैं, मुझे 2 ऐसे केसेस बता दें जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सर्वोच्च न्यायपालिका में जीता होगा। बिल्कुल। और बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से आपने समझाया कि किस तरीके से वह बोर्ड बहुत स्ट्रेटजी से काम करता है और जीत नहीं मिलती है उसके
फायदे भी उसको मिलते हैं, क्योंकि अलग जगह जमीन मिल जाती है। और इसी मनमानी पर अब रोक लगाने के लिए मोदी सरकार तैयार है। 5 अगस्त को बड़ी तैयारी है, सदन में हो हल्ला होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस जिसने वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दी, नेहरू से लेकर मनमोहन तक ने वक्फ बोर्ड को बनाने में अहम भूमिका निभाई। कल सबका हिसाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में करेंगे और वक्फ बोर्ड की ताकत कल शायद खींच ली जाएगी और उसके बाद देश की राजनीति क्या कुछ होगी, यहीं पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। नाजिया जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों का अब काम है कि वो इस चर्चा को जितना हो सके उतना शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।